गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपका प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहा हूँ। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम जैसे नज़दीक हैं। जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम कुछ बच्चों ने डाल रखा है, कुछ बच्चे जीडी का पेपर देने वाले हैं, कुछ बच्चे यूपीएसआई का पेपर देने वाले हैं। तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं। ये साइंस का एक टॉपिक है। इसके साइंस में जिस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चनों का ये समूह है। एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन साइंस जो बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए फिर देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक दो बार इनको देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, यहाँ से पेपर में गड़बड़ी नहीं होगी। शुरू करते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। एम्पियर क्या मापने में प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता या फिर विद्युत धारा नापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। एमीटर आपके घर में प्रयोग होता है ना, वही उसमें एम्पियर, उसमें विद्युत धारा नापी जाती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये तमाम क्वेश्चन ऐसे ही वन लाइनर पूछ लेते हैं पेपर में, इसलिए इनको या तो आप कहीं किताब से पढ़ लीजिए या फिर आप इनको ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से गड़बड़ी नहीं होगी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई है? मतलब कि मात्रकों की आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़े होंगे, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति। तो ये कब से शुरू किया गया? तो 1971 से शुरू किया गया है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। खाने वाली जो ऊर्जा होती है, जो हम भोजन करते हैं, उसमें जो ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी में मापी जाती है। पढ़े होंगे आप। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है, अभी बताए थे आपको। अगला है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? जो आप लेंस आप सुने होंगे, दूर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो इनकी शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। लेंसों की जो शक्ति नापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योत तीव्रता का मात्रक है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमिन किसका मात्रक है? ज्योत फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनका माप किस में किया जाता है? क्यूरी में मापा जाता है, जानते रहिएगा। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, पढ़े होंगे आप। आगे देखते हैं। आगे है कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी क्या है? जानते हो, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, पढ़े होंगे आप। तो ये दूरी का इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती हैं, ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य होती हैं, तो तरंग दैर्ध्य किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में होता है ना तरंग दैर्ध्य, आप जानते होंगे। तो ये तरंग दैर्ध्य को मापता है एंगस्ट्रम। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, मतलब सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींचती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था, भारतीय एक ऋषि थे ये। अगला है, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? तो सुस्त हो जाएगी। आप एक घड़ी देखे होंगे, ऐसे होता है घड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, देखे होंगे आप। तो ये पेंडुलम वाली घड़ी बोली जाती है। कह रहा है कि अगर पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो ये जो पेंडुलम ये घूम रहा है, ये सुस्त हो जाएगा, मतलब धीमा धीमा घूमने लगेगा। ये होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जैसे हम उठते हैं वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है, तो जब हम दबाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावन बल के बारे में किसने बताया था? तो आर्किमिडीज ने बताया था। आप पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। मतलब कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है, आप उसमें अगर उसके अवस्था में बदलाव करेंगे तो वो जड़त्व होता है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं। कह रहे हैं पारसेक किसकी इकाई है? दूरी मापा जाता है। पारसेक में दूरी मापा जाता है, जैसे प्रकाश वर्ष में दूरी मापा जाता है, उससे पारसेक में दूरी मापा जाता है। एक बड़ी इकाई है पारसेक दूरी मापने की। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? घनत्व। बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए वायुमंडल में वो ऊपर तैरते हैं। आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बनता है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, शेष 9/10 भाग समुद्र के अंदर रहता है। कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई बर्फ पानी में तैर रहा है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर है, कितना भाग बाहर है? तो कितना भाग बाहर है? 1/10 ऊपर होता है, बाकी शेष 9/10 अंदर होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? नाव थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। आप जनरली पढ़े होंगे, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो समुद्र का पानी थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए नाव थोड़ा सा ऊपर उठ के चलने लगती है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? घनत्व परिवर्तित रहता है।
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। ज़्यादा घनत्व जिसका होता है वह वहाँ आप आसानी से तैर सकते हो। ज़्यादा घनत्व का मतलब समुद्र का पानी आम जल के पानी के मतलब कि नदियों के पानी की तुलना में गाढ़ा होता है। जो चीज़ गाढ़ी होगी उसमें आप आसानी से तैर सकते हो। अब ऐसे ले लो, जैसे आपके यहाँ पर जो पानी होता है और जैसे जो मिट्टी का तेल होता है, ये तो जानते हो ना, मिट्टी का तेल ज़्यादा पतला होता है पानी की तुलना में। तो अगर आप पानी में आसानी से तैर ले रहे हो तो आप उस मिट्टी के तेल में आसानी से नहीं तैर पाओ, क्योंकि वो बहुत पतला होता है। इसका मतलब कि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उसमें और तैरना आसान होगा। जितना गाढ़ा होगा तैरना आसान होगा। गाढ़ा होने का मतलब घनत्व अधिक होना चाहिए। ये मतलब ये बताता है उसमें घनत्व अधिक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, जानते रहेगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। दरअसल बात ये है, समतल मैदान पे जब आप जल उबालते हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी के तल पर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से हवा का दाब पड़ता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हो, जहाँ जैसे आप पर्वत पे चले जाओगे तो कई किलोमीटर का हवा का दाब नीचे आप छोड़ जाते हो, ऊपर चले जाते हो, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जिससे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और पानी जल्दी उबल जाता है, कम ताप पर ही उबल जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पानी जल्दी उबल जाता है, कम ताप पर उबल जाता है, इसलिए खाना जल्दी से पक नहीं पाता है। आगे देखते हैं, बर्नौली का प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जानते होंगे। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से लोहे की सुई पानी के अंदर नहीं जाती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की क्रिया क्या कही जाती है? केशिकत्व क्रिया घटना कहा जाता है। केशिकत्व की घटना कहा जाती है। आप जो सोखता बोलते हैं, वो क्या तो सोख लेता है, कहीं भी रखते हो उस जगह पर पानी हो, स्याही हो, सोख लेता है, उसे ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। वो किस घटना पर आधारित है? वो मतलब वो जो सोखने की क्रिया, उसे क्या बोला जाता है? केशिकी क्रिया या फिर केशिकत्व कहा जाता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ता है। आप जो पढ़े होंगे, जी ध्रुवों पर जी का मान 10 होता है और भूमध्य रेखा के आसपास 9.8 होता है। आप फिजिक्स में बचपन से पढ़ते आए होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन बना है कि शरीर का वजन कहाँ अधिक होगा? ध्रुवों पर अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी का चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, तो गुरुत्वाकर्षण कम है तो वो कम खींचेगा, तो आप आसानी से उछल सकते हो ज़्यादा। आगे भी क्वेश्चन है ये, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान में अंतर ये है, भार डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण जी पर, और वो अलग अलग ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण जी का मान अलग अलग होता है, तो वो बदलता रहेगा। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान निश्चित होता है। जितना होगा एक व्यक्ति के अंदर द्रव्यमान, उतना हर जगह होगा। जैसे आपके अंदर जो भार है, भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीकरण जी। तो अगर आपका भार, जैसे आप जब तराजू पे चढ़ते हो, मान लो आपका भार दिया है उसमें 100 kg, तो इसमें क्या है कि 10 kg, 10, ये जो 100 आया है, इसमें 10 जो है गुरुत्वाकर्षण है। अगर 10 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 10। इसका मतलब 10 आपका द्रव्यमान है, 10 गुरुत्वाकर्षण है, दोनों का गुणा होगा तो आएगा 100, तो आपका भार 100 हो जाएगा। इसका मतलब द्रव्यमान जो 10 है, यही आपका द्रव्यमान है, ये हर जगह 10 ही रहेगा। लेकिन भार जो बनेगा, आप जिस ग्रह पे जाएंगे वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो होगा उसके हिसाब से आपका भार बदलता जाएगा। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान कैपिटल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जी का मान ध्रुव पे 10 होता है ना, तो 10 से अगर आप द्रव्यमान में 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन आप चंद्रमा पे जाएंगे तो इसका 1/6 होता है, मतलब 2 दशमलव कुछ करके मान के चलो कि 2 दशमलव कुछ होगा। तो 2 दशमलव कुछ जब होगा तो आप जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो भार 20 kg आएगा। इसका मतलब चंद्रमा पे भार कम हो जाता है, पृथ्वी पे भार बढ़ जाता है, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है। तो एक बात याद रखिएगा, भार बदलता रहता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है, वो हर जगह वही रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, मतलब जब लिफ्ट आपको खींचते हुए ऊपर जाती है ना, तब आपको भार थोड़ा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वही लिफ्ट जब नीचे आने लगती है, कभी आप लिफ्ट में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि आप बहुत हल्के हो गए हो।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं और इसके साथ साथ संविधान के हैं, भूगोल के हैं, इतिहास के हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं ऐसे डाल के आपको उनको रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे गड़बड़ नहीं होगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।